नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनाव की बेला आते ही मोदी की जांच एजेंसी ईडी निकल जाती है विपक्षी नेताओं की घेरेबंदी करने के लिए। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर तरीके से ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल कर रखा है और तमाम लेफ्ट फ्रंट की पार्टियों को शामिल कर रखा है। मकसद एक ही है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार को बिहार के विधानसभा चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चुनाव आते ही जांच एजेंसी ईडी सामने आ जाती है, तो ईडी एक बार फिर से सामने आ गई। पुराने मामले में उन्होंने पूछताछ के लिए बुला लिया किसको? बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को, और उसके अगले दिन उन्होंने लालू यादव को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। और लालू यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा संभाल चुके हैं। हमें इस बात पे कोई ऐतराज नहीं है कि जांच एजेंसी घोटालों की जांच करे। लेकिन चुनाव आते ही जांच एजेंसी कैसे सक्रिय हो जाती है? चुनाव आते ही उन्हें विपक्षी नेताओं वाले राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं के साथ पूछताछ करने की याद कैसे आ जाती है? और लालू यादव के स्वास्थ्य को देखने के बावजूद उनको बुलाया गया पटना के ईडी कार्यालय में। 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक उनसे पूछताछ की गई। कई तरह के सवाल पूछे गए होंगे। इससे पहले राबड़ी देवी से पूछे गए, तेज प्रताप यादव से पूछे गए, लेकिन आज इस देश की संसद में एक बड़ा सच निकलकर सामने आ गया दोस्तों। जांच एजेंसी ईडी का बड़ा सच निकलकर सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जमाने में सीबीआई को तोता कहा था, और अगर तोते से आगे भी जाकर आपको कोई संज्ञा देनी हो तो आप जांच एजेंसी ईडी को यह संज्ञा दे सकते हैं। संसद में मोदी के मंत्री ने बता दिया कि पिछले 10 सालों में जांच एजेंसी ने 193, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 193 मुकदमे मामले दर्ज किए, जिसमें से सिर्फ 2 में ही कन्विक्शन हो पाया। 193 में से सिर्फ 2 में कन्विक्शन हो पाया। परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज भी अपने आप में शर्माने लग जाएगा अगर आप निकालने पर आएंगे तो। ये है जांच एजेंसी ईडी की हकीकत। लेकिन इसके बावजूद जब जब चुनाव आते हैं तब तब जांच एजेंसी बाहर निकल कर आती है, सामने आती है। और क्या सरकार ने बोला, किस तरह से मोदी के मंत्री ने ही सदन के अंदर एक तरह से पोल खोल के रख दी सरकार की, केंद्र सरकार की। मैं आपको वो आंकड़ा दिखाऊंगा जो सदन में मोदी के मंत्री ने पेश किया, और उस आंकड़े पर अगर आप गौर कीजिए, इस आंकड़े में क्या गया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी ने यह आंकड़ा रखा है, देश की संसद को बताया है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद है पंकज चौधरी, और क्या बता रहे हैं स्क्रीन पर देखिएगा। एक एक लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। The data of ED cases registered against MPs, MLA and local administration along with their party state wise is not mentioned। सवाल पूछा गया था कि पार्टी वाइज बताइए, स्टेट वाइज बताइए, तो वो तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ईयर वाइज आंकड़ा बता दिया है। और टाइम पीरियड देखिए, एमपी, एमएलए एंड पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं, 2015 से 2016 के बीच में 10 मामले दर्ज किए। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 16 से 17 में 14 मामले दर्ज किए, 2017-18 में 7 मामले दर्ज किए गए, 2018-19 में 11 मामले दर्ज किए गए, 2019-20 में 26 मामले दर्ज किए गए, 2020-21 में 27 मामले दर्ज किए गए, 2021-22 में 26 मामले दर्ज किए गए, 2022-23 में 32 मामले दर्ज किए गए, 2023-24 में 27 मामले दर्ज किए गए, और 2024-25 में 13 मामले दर्ज किए गए, यानी कुल मिलाकर 193 मामले दर्ज किए गए। लेकिन जब नीचे उनके कन्विक्शन पे आते हैं तो अब 15-16 में जीरो देखेंगे। 2016-17 में एक कन्विक्शन हुआ सिर्फ, उसके बाद 17-18 जीरो, 18-19 जीरो, 19-20 एक, यानी 2019-20 में भी एक कन्विक्शन हुआ। तो एक कन्विक्शन 2016-17 में, दूसरा कन्विक्शन 2019-20 में, और उसके बाद 20 से लेके 25 तक कन्विक्शन का रेट है जीरो। यानी सिर्फ पिछले 10 सालों में मामले तो 193 दर्ज किए गए नेताओं के खिलाफ, लेकिन उसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 2 ही दर्ज किया गया। कुछ दिन पहले एक मामला आया था, 2022 तक का मामला आया था कि 121 बड़े नेताओं का मामला, ये तमाम मामले हो गए। अब मैं बताता हूं कि 2022 तक का आंकड़ा आया था कि 121 बड़े नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने मामला दर्ज किया था, जिसमें से 115 विपक्ष के नेता थे। यह आंकड़ा था 2014 से 2022 के बीच का। अब जरा इसकी तुलना मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल से कीजिए। एक आंकड़ा बताता है कि 2004 से 2014, जब तक मनमोहन सिंह सत्ता में थे,
तब नेताओं के खिलाफ 26 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 14 नेता विपक्षी नेता थे। उससे तुलना कर लीजिए आंकड़ों की। और जब जब चुनाव आता है, तब तब ये तमाम चीजें निकल कर बाहर आ जाती है। ये रिपोर्ट बता रही है और ये आंकड़े बता रहे हैं, बहुत कुछ पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आंकड़े इस तरह से पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम चीजें बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने, मोदी के मंत्री ने सदन के अंदर सच स्वीकार कर लिया है। ये आंकड़े सच बता रहे हैं। हालांकि सवाल क्या पूछा गया था? सवाल ये पूछा गया था कि आप पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बताइए, आप स्टेट के हिसाब से बताइए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट के हिसाब से केंद्र सरकार ने बताने से मना कर दिया। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया, सवाल ये पूछा गया था, सीपीआई-एम के राज्यसभा एमपी ए रहीम ने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि पिछले 10 साल में जांच एजेंसी ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं, वो पार्टी वाइज बताए, स्टेट वाइज बताए, ईयर वाइज बताए। जवाब में वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनके एमओएस है, पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है, वो बता रहे हैं कि ईडी ने जो दर्ज किए गए हैं उसको पार्टी वाइज और स्टेट वाइज इस तरह का कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया जाता। लेकिन पिछले 10 सालों में जो मामले दर्ज किए गए हैं, वो ईयर वाइज वो जरूर बताएंगे। और ईयर वाइज उन्होंने आंकड़े भी बता दिए। ईयर वाइज उन्होंने सामने रख दिया कि 193 मामले दर्ज किए गए और उसमें कन्विक्शन सिर्फ 2 मामलों में हुआ। ये जांच एजेंसी ईडी का सच सामने आ गया है। लेकिन ये आंकड़े आपको सच नहीं बताएंगे, ये आंकड़े आपको पूरा सच नहीं बताएंगे। पूरा सच मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और बिहार में असली खेला होने की जो मैंने बात कही ना, कि चुनाव की बेला आ गई, तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, तो आपने उनकी माता राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुला लिया। आपने उनके बड़े भाई, जो कि कागजों में छोटे भाई है, उन तेज प्रताप साहब को पूछताछ के लिए बुला लिया। उनको राष्ट्रीय जनता दल और यादव परिवार की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। और फिर लालू यादव के खराब स्वास्थ्य के बावजूद आपने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया। 4 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक पूछताछ किया, कई तरह के सवाल पूछे। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। और एक एक आंकड़े में बताता हूं आपको। 2019 महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव था और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने नाबार्ड घोटाले के मामले में शरद पवार को तलब कर लिया था, जबकि वो मामला था 2010 का। याद कब आई? 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार खुद ईडी दफ्तर चले गए थे कि आओ मुझसे पूछताछ कर लो। उसके बाद 2021 पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था और ईडी पश्चिम बंगाल पहुंच गई। टीएमसी के ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को पूछताछ के घेरे में ले लिया, विभिन्न मामलों में, कई तरह के मामलों में, चुनाव की बेला में। अब आ जाइए, 2021 केरल का विधानसभा चुनाव था। केरल के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने अपने जांच के घेरे में ले लिया, चुनाव की बेला में। अक्टूबर 2022 में जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला और पीडीपी महबूबा मुफ्ती बातचीत कर रहे थे गठबंधन के लिए, साथ आने के लिए, तो ईडी जम्मू कश्मीर पहुंच गई। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जांच उन्होंने शुरू कर दी। 2021 में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ जांच उन्होंने शुरू कर दी थी। और एक सबसे बड़ी बात, इंडिया अलायंस की जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, इंडिया अलायंस कितनी मजबूती से लड़ी, ये लोकसभा चुनाव का गणित आपको बताता है कि अगर वाकई इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से लड़ती तो जो बीजेपी 240 पे है वो बीजेपी 220 पे रहती और फिर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो जब मैं इस घटना का जिक्र कर रहा हूं तो उस आंकड़ों को याद रखिएगा कि ईडी ने किस तरह से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने वाली थी। टीएमसी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को दिल्ली भेजा। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, पार्टी के ज्यादातर मामले आजकल की तारीख में वही तय करते हैं। हालांकि मतभेद की खबरें भी लगातार प्लांट की जाती रही है। दिल्ली आए और दिल्ली आते ही ईडी ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। और ईडी ने जब अपने घेरे में ले लिया तो इंडिया अलायंस की बैठक, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तो अलग छोड़िए, उसके बाद यानी जब ईडी ने अभिषेक बनर्जी को घेरे में लिया तो फिर ममता बनर्जी के सुर बदलते हुए नजर आए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बयान दे दिया कि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है। यानी उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने अलग होने का संकेत एक तरह से दे दिया। और उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ा, इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई। और आज की तारीख में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐलान कर रखा है, जो कि अगले साल होना है, वो भी उन्होंने ऐलान कर रखा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधानसभा का चुनाव भी अकेले लड़ेगी।
सोचिएगा कि अगर ईडी ने अभिषेक बनर्जी को अपने घेरे में ना लिया होता, इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ढंग से हो रही होती, तो फिर क्या कुछ हो सकता था। अंतिम समय पर नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन को छोड़ के गए थे, ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ वानगी है। 2022 जब महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर थी, संजय राउत को पहले ईडी ने समन भेजा और उसके बाद संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनको जमानत देते समय देश की अदालत ने क्या कहा था, इस बात को आप याद रखिएगा। इससे भी बड़ी बात, झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अचानक आनन-फानन में उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आए। जमानत देते समय अदालत ने क्या टिप्पणी की थी, इसको भी आप पढ़िएगा। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने उसका बदला ले लिया, फिर से चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहे। उनको जमानत देते समय अदालत ने क्या टिप्पणी की, और 1-2 मामले नहीं है, अदालत ने कन्विक्शन रेट को लेकर टिप्पणी की है, अदालत ने ईडी को मिले असीमित अधिकारों के लिए टिप्पणी की है, अदालत ने पीएमएलए के मामले में टिप्पणी की है, और बार-बार इस देश की अदालत, जांच एजेंसी ईडी को और ईडी के बहाने केंद्र सरकार, मोदी सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी का आलम देखिए कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने बाकायदा एक्ट में संशोधन कर दिया, कानून बदल दिया और ईडी को, जांच एजेंसी ईडी को असीमित शक्ति दे दी, असीमित पावर दे दी। और ध्यान रखिए कि वही पावर थी कि अवैध घुसपैठ के मामले में भी झारखंड में होने वाले चुनाव से पहले, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी पहुंच गई थी। अवैध घुसपैठ, ईडी। अब अवैध घुसपैठ पुलिस का मामला है, एनआईए का मामला है, सीबीआई का मामला है या फिर ईडी का मामला है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ईडी के मामले में जवाब कौन दे रहे हैं? वित्त राज्य मंत्री। और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। सीमा सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ और बाकी अन्य फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, उसको आपने अवैध घुसपैठ में भी इन्वॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा उठाना था, राजनीतिक फायदा उठाकर विपक्षी नेताओं को दबाना था, विपक्षी नेताओं को डराना था। तो बिहार में चुनाव से पहले ईडी सक्रिय हो गई। मैंने तमाम राज्यों के आपको एग्जांपल दे दिए, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, जहां-जहां चुनाव आते हैं, जांच एजेंसी ईडी पहुंच जाती है। और चूंकि उनको असीमित अधिकार मिले हुए हैं, तो वो विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश करती है। ना उनकी उम्र का लिहाज करती है, ना उनके स्वास्थ्य का लिहाज करती है। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ईडी को चुनाव के समय ही ये क्यों याद आता है कि उनको चुनाव वाले राज्य में जाकर विपक्षी नेता से पूछताछ करनी है। और आज मोदी सरकार के मंत्री ने, पंकज चौधरी ने सदन में जो आंकड़ा दिया, उस आंकड़े ने जांच एजेंसी ईडी की पोल खोल दी है। लेकिन कोई बात नहीं, जांच एजेंसी अपना काम करती रहेगी। भले ये पोल खुलती रहे तो खुलती रहे, लेकिन मोदी सरकार तो अड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें चुनाव दर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाना है। चुनाव जीतने की मशीन वो अपनी राजनीतिक पार्टी को बना ही चुके हैं। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। आप जांच एजेंसी के किसी भी कृत्य पर सवाल उठाएंगे, बीजेपी निकलकर सामने आएगी कि कानून अपना काम करेगा। निश्चित तौर पर कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जांच एजेंसी को चुनाव की बेला में ही उस राज्य में जाने की याद क्यों आती है? ये सवाल तो अपने आप बना रहेगा। और जो आंकड़े सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने पेश किए हैं, वो आंकड़े अपने आप में इस पूरे मामले की सच्चाई बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में हालांकि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बी टीम है बीजेपी की ईडी। कई अन्य विपक्षी नेता भी बीजेपी की ही टीम बताते रहे हैं ईडी को। तो बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बिगुल बजने वाला है, जांच एजेंसी आ चुकी है, विपक्षी नेता के परिवार से पूछताछ हो चुकी है और आने वाले दिनों में पूछताछ की ये मात्रा धीरे-धीरे और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे बीजेपी को ये लगेगा कि वो चुनाव में हार का सामना करने जा रहे हैं, लालू यादव के परिवार की घेरेबंदी और तेज होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ का सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया, तो उस सवाल को उन्होंने एक तरह से टाल दिया था। तो ईडी अपना काम कर रही है, मोदी सरकार अपने मंसूबों में लगी हुई है। मोदी के मंत्री ने पार्लियामेंट में सच बता दिया, लेकिन बिहार में असली खेला शुरू हो चुका है और उस असली खेला का असली परिणाम क्या आएगा, वो तो अक्टूबर नवंबर में ही आपको पता लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।